अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप मेरे साथ देख रहे हैं एक नए मेहमान है सूफ़ी साहब। ये माशाल्लाह अमेरिका से आए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। हम दोनों ने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग इकट्ठे की थी, हम लोग क्लास वालों से। जी बिल्कुल 20 साल पहले हमारा ताल्लुक स्टार्ट हुआ, दोस्ताना स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग लाइफ से। उसके बाद दोस्ताना वो इंडियन मूवी वाला दोस्ताना नहीं इंडियन मूवी वाला दोस्ताना नहीं, हालांकि हमने हाथ फेंक लिया है, लेकिन एक बड़ा ब्रादराना अच्छा ताल्लुक हमारा। और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद अली चले गए थे इंग्लैंड, 2 साल मास्टर वहाँ से किया आपने। सही कह रहे हैं आप। 2011 में आप वापस आए और उसके बाद 2013 में आप अमेरिका चले गए। बिल्कुल। अब हमारी मुलाकात हुई है तकरीबन 10 साल बाद। वैसे ऑन एंड ऑफ हमारी कम्युनिकेशन होती रहती थी मोबाइल फ़ोन से, और रब्ता भी रहता था काफ़ी ज़्यादा। मुझे तो बड़ी खुशी हुई दोबारा मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। वैसे प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाऊं, क्योंकि जर्मनी के मुतालिक तो मैं बात करता हूं और जितनी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज़ की होती है वो भी शेयर करता हूं जितना पता होता है। लेकिन एक बंदा खुद अमेरिका से आया है, वहाँ की लाइफ को जानता है, 10 साल वहाँ गुजार लिए हैं, तो सिस्टम में ऑलमोस्ट इंटीग्रेट, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुका है। जी बिल्कुल। तो ये चांस इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के मुतालिक थोड़ा ना एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अमेरिका को फेवर करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी दूसरे मुल्क को फेवर करते हैं। इस वीडियो के 3 से 4 पोर्शन होंगे, वेरी ब्रीफ वीडियो। मेरा होप कि आपको इससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अली, सबसे पहले आप 2013 में गए। जी बिल्कुल। जाते ही आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जॉब आसानी से मिल गई या क्या हुआ? जॉब का तो वहाँ पर मुझे इशू नहीं हुआ। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जॉब मार्केट इज़ गुड फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री ना, एवरी डिपार्टमेंट आपको इजीली जॉब वो मिल जाती है। सही। मुझे हार्डली 30 डेज लगे थे। सही। इवन मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी तो मेरे पास ऑफर लेटर था। आई हैड मोर देन 1 ऑफर्स। अच्छा माशाल्लाह। हमारी वैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, हम ओवरऑल आई गेस इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, तो आप कह रहे हैं कि जॉब्स इजीली अवेलेबल है। और दूसरा जो सबसे फेवरेबल प्रोफेशन है वो तो डॉक्टर्स का होता है, जो कि ऑलवेज इन डिमांड होता है। जी बिल्कुल। वो भी डॉक्टर्स आई थिंक वहाँ शॉर्ट ही रहते हैं। वैसे यूरोप में डॉक्टर शॉर्ट ही है, हर जगह भी है। अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन है, और डॉक्टर्स को भी इजीली अमेरिका में जैसे वो फ्री होते हैं तो उनको रेजिडेंसी से सही तो हाउस जॉब इस तरह होती है, जैसे हाउस जॉब होती है। बिल्कुल सही। उनको मोर देन 1 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बेसिकली मैंने पर्सनली जानता फ्यू डॉक्टर्स को कि जो यहाँ से गए थे, उन्होंने वहाँ पे एग्जाम्स दिया, क्लियर किया, रेजिडेंसी की, तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई किया तो दे हैड मोर देन 1 अपॉर्चुनिटीज़। और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल प्रोफेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर्स पे काम करते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के लोग हैं, या उसके अलावा जो लेबर वर्क होता है, रेस्टोरेंट्स पे जो काम करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इस तरह होती हैं कि लोग आसानी से जॉब हासिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल। उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 फैक्टर तो ये है कि आप रहते कहाँ पे हैं। जैसे न्यूयॉर्क सिटी है ना, तो वहाँ पर पे रेट ज़्यादा होगा। सही। अगर आप सिटी के एरिया में नहीं है, थोड़ा सबर्बन में है, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी मिनिमम पे रेट तो वहाँ पर $15 है। सही। तो अब उसमें अगर आप स्मॉल बिजनेस के साथ या किसी प्राइवेट बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपको इतना तो पे कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट के साथ नहीं है, जैसे कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे अमेजोन है, फेडेक्स है, UPS है, तो एटलीस्ट आई थिंक उनकी पे रेट जो है मोर देन $20 है। एंड दे आल्सो गिव यू सम बेनिफिट्स एज वेल। जैसे पर्सनली मुझे अमेजोन का पता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको देते हैं। ये वैसे अच्छा चांस है। आप बताओ कि आप किस स्टेट में और किस सिटी में रहते हो? मैं रह रहा हूँ न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में रहना तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का बन जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ही मेन आपका पॉपुलेटेड एरिया है। पे रेट यहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पॉपुलेशन कम है और लिविंग कॉस्ट कम है। तो पे रेट की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है या एक मास्टर भी मुकम्मल कर लिया है उसने, पाकिस्तान से किया या अमेरिका से किया, और उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी कितनी होती है? जो फ्रेशर है ना, उसको एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशन में 50 से 60,000 तो मिल जाती है डॉलर्स। जी 50 to 60,000 डॉलर्स पर ईयर। यार ये तो कम है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए कम तो है, लेकिन विद एक्सपीरियंस फिर आप ऊपर चले जाते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका में मेरा ख्याल है कोई एटलीस्ट 80,000 या 100,000 से लोग स्टार्ट करते हैं। सर्टेन प्रोफेशन में होती है, जैसे IT है तो वहाँ आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर आप सिविल में है, टेलीकॉम में है, तो उधर आपको अराउंड 60 के करीब आई वुड से के होगा। जैसे लॉ इन्फोर्समेंट है तो उनकी भी ईयरली सैलरी यहीं से स्टार्ट होती है। 5 years एक्सपीरियंस के बाद आप 6 figures में चले जाते हैं।
सही। और जो मेडिकल साइंसेज के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी फ्रेशली जो जिसने रेजिडेंसी अपनी की है या हाउस जॉब मुकम्मल कर ली है, वो 50-60 से स्टार्ट नहीं है, वो कहाँ से? उनकी तो एटलीस्ट 200,000 डॉक्टर्स की, उनकी स्टार्ट ही 2 लाख डॉलर से होती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ है। तो यूजुअली होता है कि अगर आपको रिमोट एरियाज में जाना पड़े ना, सही, तो वहाँ सैलरी आपको फिर अट्रैक्टिव पैकेज देते हैं कि लोग क्योंकि वहाँ पे रहते नहीं ज़्यादा। अच्छा। छोटे टाउन्स वगैरह में आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है एज कम्पेयर टू आप सिटी के करीब हो। जैसे अब मैं मैनहट्टन की बात करूँ तो वहाँ पर डेफिनेटली फिर ये फैक्टर काउंट नहीं करेगा। जो हाईली स्किल्ड पर्सन, डिपेंडिंग ऑन योर ओन कैपेबिलिटी, कितनी कैपेबिलिटी का बंदा है, तो उसको जो पैकेज होगा फार हायर देन दी नॉर्मल डॉक्टर्स होगा। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन कर दूँ, जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा जनरलाइज करके कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को नहीं कर रहे, क्योंकि हर इंडिविजुअल के केस में चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं, शार्प हो सकती हैं, वो जल्दी ग्रो कर सकता है, किसी दूसरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, हर बंदे के लिए चीज़ें एप्लीकेबल हों। दूसरा, अमेरिका में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, ठीक है, एरिया वाइज आपकी लिविंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी। ठीक है, तो आपकी जनरली स्पीकिंग जो पे रेट्स भी होते हैं ना, वो अकॉर्डिंगली होते हैं फिर। अच्छा, सही, लिविंग कॉस्ट के हिसाब से। इसमें मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, डॉक्टर्स को नहीं कर रहा, उनकी थोड़ी एक्सेप्शनल होती है। सही सही। लेकिन अगर जनरलाइज करें हम लोग अगेन कि किसी फ्रेशर की इंजीनियरिंग प्रोफेशन से है या दूसरे प्रोफेशन से है और स्टार्टिंग सैलरी उसकी 70,000 एक्सपेक्ट कर लेते हैं, या इन जनरल कर लेते हैं 72,000, जो कि सीधा सीधा पर बन जाएगा $6,000 पर मंथ। तो उसमें से एवरेज कितने टैक्सेस कटेंगे ऑलमोस्ट, और उसके पास इन हैंड सैलरी कितनी आएगी? अब उसमें डिपेंड करता है उसके मैरिटल स्टेटस पे और उसके डिपेंडेंट्स पे। हाँ, कि सिंगल है या सिंगल है मैरिड। तो सिंगल का मुझे ऐसा ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जब वहाँ गया था तो एज ए मैरिड गया था। बीइंग ए मैरिड और आपके जो डिपेंडेंट को इंक्लूड करते हुए, डिपेंडेंट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20% जो है ना वो डिडक्शन हो जाती है, सैलरी डिडक्ट हो जाती है डिफरेंट टैक्सेस में। हाँ, अब इसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब 401 के एक प्लान होता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्री टैक्स। सो सर्टेन पीपल व्हाट दे डू, आपके पास वो अपना जो अपफ्रंट टैक्स बचाने के लिए, सेव करने के लिए अपनी कुछ इनकम को प्री टैक्स उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं 401 के में। 401 के है क्या? 401 के इज मोर लाइक ए रिटायरमेंट प्लान। तो ये ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट लाइक ए पेंशन जो कि स्टेट से आपको मिलती है ना सोशल सिक्योरिटी के बेस पे। वो नहीं है, ये आपका प्राइवेट पर्सनल है। इस ऑप्शनल आप अगर आप 401 के रखना चाहे यू कैन हैव इट। इफ यू ऑप्ट नॉट टू कंट्रीब्यूट इन 401 के इस यू, ठीक है, उस केस में फिर जारी बात है आपको पैसे फिर ज़्यादा एट द एंड बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे उतने आपको टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे, आपके पास इन हैंड सैलरी ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा ख्याल है मोरलेस वैसा ही सिस्टम है जैसे जर्मनी में भी है, क्योंकि वहाँ पे अगर बंदा सिंगल उसका स्टेटस हो तो उसके ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और अगर बंदा मैरिड हो और उसके बाद फिर उसके पास बच्चे भी हों तो उसको रिलेटिवली कम टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और जर्मनी में एक और अच्छी बात है कि फ़र्ज़ करें 60,000 यूरो सालाना सैलरी है, 5,000 यूरो आपकी ग्रोस सैलरी है पर मंथ, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन आपको 3500 यूरो इन हैंड पैसे मिलेंगे, यानी कि सिर्फ आप तकरीबन 1500 यूरो डिफरेंट टैक्सेस में पे कर रहे हो। और अगर आपका एक बेबी है तो 250 यूरो पर बच्चा आपको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से अलहदा, और ये आपकी सैलरी के अलावा होते हैं। ये पर मंथ 250 यूरो। उसमें कंडीशन ये है कि आपकी फैमिली वहाँ पे रजिस्टर हो, वहाँ पे आपके साथ रहती हुई हो, बच्चा भी वहाँ पे रजिस्टर हो, वहीं पे रह रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करें मेरी अगर फैमिली है वो पाकिस्तान में है तो मैं वो ये पैसे नहीं ले सकता, फिर मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और ये पैसे एक्स्ट्रा हैं जो आपके पास इन हैंड सैलरी आई है, तो इस हवाले से जर्मनी तो फिर बेहतर है। नहीं, वो इसमें यह था कि मंथली आपको नहीं मिलते अमेरिका में, लेकिन जब टैक्स फाइल करते हैं ना तो आपको $3,000 क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा, पर चाइल्ड मिलता है। हाँ जी। तो अच्छा। जैसे वो हो गए, हाँ। सिमिलर अमाउंट उतने हो गए, 250 बिल्कुल $250 बन जाता है। लेकिन इसमें मैं फिर भी जो पॉइंट है वो जर्मनी को दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ अपफ्रंट पहले ही पैसे मौजूद हैं। अब 5,000 यूरो जर्मनी में नेटो बहुत अच्छी सैलरी है। $6,000 अमेरिका में फैमिली के लिए इनफ सैलरी है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और लिविंग स्टाइल आल्सो, ठीक है। हाँ जी। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं। अगर तो आप स्मॉलर सिटीज में रह रहे हैं जी तो इट्स गुड अमाउंट ऑफ मनी, सही है, इजीली आप सरवाइव कर सकते हैं, सही, क्योंकि वहाँ पे आपने रेंट कम पे करना है, सही, और फूड का तो इतना डिफरेंस होता नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है कि फूड, हाँ ऐसी होता है, ऐसी है। तो एक्चुअल लिविंग एक्सपेंस वहाँ पे क्या है, जो आपका रेंट है
ठीक है, या आपका अगर हाउस है तो उसकी मॉर्गेज है। अच्छा ठीक तो है। वो एक ह्यूज डिफरेंस डाल देता है आपको, अप्रोक्सीमेटली लिविंग कॉस्ट में आई वुड से 30 to 40% डिफरेंस डाल देता है एटलीस्ट इजीली। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आपका इस ऑन एवरेज बताओ कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर एक फैमिली के पास एवरेज कितनी सेविंग हो सकती है? पॉसिबल है कि उसने बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ भी नहीं गुजारा किया, यानी कि कंजूस लोग भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा याश भी नहीं, एक नॉर्मल एवरेज लाइफ है, तो वो कितना बचत कर लेते हैं? अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं ना, इसमें न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मैनहट्टन में तो शायद उसको 6,000 5,000 रेंट ही देना पड़े अपार्टमेंट का। सही है, वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है। मैं दूसरे इसकी बोरोज की बात कर रहा हूँ, जैसे क्वींस हो गया, ब्रुकलिन हो गया, स्टैटन आइलैंड हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर आप रह रहे हैं तो एटलीस्ट आपका $2,000 to $2,500 ये आपका रेंट इजीली चला जाएगा। ठीक है, और सारे खर्चे मिला के अंदाज़ा कितना खर्चा हो जाता है? और एटलीस्ट अगर आपकी, जैसे हम फैमिली की बात कर रहे थे कि किड्स ऑफ 2, तो एटलीस्ट आपका $5,000 तो कहीं नहीं गया, यानी कि $6,000 उसको पर मंथ इन हैंड पैसे मिले थे, जिसमें से तकरीबन $5,000 खर्च हो चुके हैं, और ये फैमिली की बात हो रही है विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जिसके पास इन हैंड €5,000 पर मंथ सैलरी मिली है, और मेरा ख्याल है अगर वो किसी भी नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं जिस तो वहाँ पे भी उसका रेंट शेंट मिला के एक खर्चा अंदाज़न मेरा ख्याल है एक फैमिली का 2 बच्चों के साथ कोई €4,000 तो वहाँ पे भी हो जाता होगा, मेरा ख्याल है। शायद ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन अगेन एरिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि €4,000 तक या उससे कम थोड़ा सा हो जाना चाहिए। तो ये भी तकरीबन बराबर है, जिसका कि एट दी एंड $1,000 पर मंथ आपको सेविंग हो रही है एवरेज पे। कोई लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा यार, मैं थोड़ा ना जल्दी प्रोसेसिंग करता हूँ, जल्दी सवाल पूछता हूँ, 1-2 और जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब बंदा सिंगल है या उसकी फैमिली है, तो एजुकेशन इज़ द मेन कंसर्न, कि अगर बच्चे होंगे तो उस केस में जो स्कूलिंग है वहाँ पे वो फ्री है कि नहीं है, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कितनी फीसेस पे करनी पड़ती हैं, क्या है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भी वहाँ पे हर स्टूडेंट्स को लोन लेना पड़ता है स्टडी करने के लिए, कॉलेजेस फीस पे करने के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। ये तो पहले स्कूलिंग बताओ बच्चों की, जो फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी। स्कूलिंग अप टू 12th ग्रेड होती है, स्कूलिंग अप टू, तो वो आपको बेसिकली फी पेरेंट्स ने कुछ फीस नहीं देनी। अमेरिका में क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं ना, उसमें से वो लोकल लेवल पर ही, टाउनशिप के लेवल पर ही उसकी पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये सिर्फ जो अमेरिकन नेशनल्स हैं उनके लिए होता है स्कूलिंग फी? बच्चों की हर किसी की, यानी कि मतलब नेशनल है भी नहीं है या नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और उसके बाद जब स्कूलिंग खत्म हो जाती है 12th ग्रेड के बाद, बच्चे ने यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है यूनिवर्सिटी में, उस केस में क्या होता है? उस केस में वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी है तो वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो जो आपने रूमर सुने लोन लेने पड़ते हैं, वो रियलिटी है। अच्छा, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो या तो किसी न किसी तरह स्कॉलरशिप अप्लाई करके अवेल कर लेते हैं। अच्छा, तो उनकी एजुकेशन में फ्री हो जाती है, या 50% डिस्काउंट मिल गया, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो कितने परसेंट इमेजिन करें, यूनिवर्सिटी के एक कोर्स में 50 या 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिलती है? अगर एलिजिबल हो रहे हैं तो 50 को मिलेगी स्कॉलरशिप, अगर 100 मिल जाएगी? वो उसमें आई थिंक उनके पास ना कुछ कोटा होता है कि हमारे पास इतनी मनी पड़ी हुई है स्कॉलरशिप को देने के लिए। अच्छा, आई थिंक उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि मतलब इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, या इमेजिन कर लें कि 50% या 25% स्टूडेंट्स को सिर्फ मिलती होगी, 70% को अपनी पॉकेट से पैसे पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जी। तो इस केस में फिर जर्मनी यार बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो स्कूलिंग फ्री है। और उसके बाद अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कुछ स्टेट्स में जिनमें यूनिवर्सिटीज़ फ़ी अप्लाई होना स्टार्ट हो गई है, वो भी तकरीबन 1,500 से 2,000 यूरो पर सेमेस्टर होती है, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अभी तक मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में, मेजॉरिटी स्टेट्स में, आई कैन गेस जनरलाइज में करूँ तो 70% अभी भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री है। फ्री मीन्स लाइक फ्री, सिर्फ पर सेमेस्टर 150 से 200 यूरो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है वो पे करनी पड़ती है, कोई ट्यूशन फीस कुछ नहीं है। तो ये तो पॉइंट फिर जर्मनी को जाता है। ये जर्मनी को इस वाले से जी विनर है, और वहाँ पर तो डेफिनेटली आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, डज नॉट मैटर। अच्छा, जो एजुकेशन है हाईली एक्सपेंसिव। कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हो तो कितनी, जो मेरे घर के करीब तरीन जो यूनिवर्सिटी जो स्टेट की, न्यू जर्सी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उसकी आई थिंक 18,000 to 19,000 पर ईयर है। $20,000 ऑलमोस्ट उसकी पर ईयर ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी की। पर अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो उसकी कितनी होती है? आई थिंक रफली 50,000 के करीब तो होगी। $50,000 पर ईयर। जी। और लोग पे करते हैं स्टूडेंट लोन लेके।
तो वो स्टूडेंट लोग फिर वापस कैसे करते हैं? आफ्टर जॉब आप करते हैं तो फिर आप उसके आपकी डिडक्शन होती है। यार कोई भी डिग्री है, अगर बच्चा स्टूडेंट 4 साल की कर रहा है, बैचलर्स कर रहा है या उसके बाद मास्टर्स भी करना है, तो अगर किसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो उसकी तो $2 लाख सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस होगी। ऐसी यार इस हवाले से जर्मनी बहुत अच्छा है। और मैं अब सोच रहा हूँ कि ऐसी कितने स्टोरीज हम सुनते हैं जो कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के या पता नहीं किन की के बच्चे अमेरिका जाके पढ़ते हैं। वो इमेजिन करो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ रहे जहाँ पे $50,000 पे करने पड़ते हैं साल के। इमेजिन करो वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया है, तो फिर भी अगर $20-25 हज़ार वो पे कर रहे हैं एक डिग्री के 4 साल के $1 लाख, तो वो तो फिर अब हमें शायद महसूस होता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। आपको सही महसूस हो रहा है, एजुकेशन एक्सपेंसिव है। यानी कि मैं अब ये क्रिटिसाइज वो पॉलिटिक्स को या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं कर रहा, दैट्स अनदर स्टोरी। क्वाइट पॉसिबल किसी को स्कॉलरशिप भी मिलती हो, ये तो अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। मैं खुदा ना खासा किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एट दी एंड ये स्टोरीज हमें पता है जी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के या बहुत सारे हाई क्लास लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और लेकिन जर्मनी इस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत बेहतर ऑप्शन है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन अभी तक फ्री है या बहुत ज़्यादा कम पैसों में बंदा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर लेता है। और ड्यूरिंग स्टडी वहाँ बच्चों को अलाउ होता है कि वो स्टूडेंट जॉब कर लें, या अगर यूनिवर्सिटी फ़ीस इतनी है तो जो उनकी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे मीट होते हैं? वो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या बच्चों को काम करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को जॉब करनी पड़ती है? स्टूडेंट जो तो सिटीज़न है, हाँ, वो तो जॉब कर सकते हैं, अमेरिकन सिटीजन। बिल्कुल इजी है। अब स्टूडेंट जो हैं उनका मुझे श्योर नहीं है। आई थिंक कुछ ना कुछ आवर्स ना डेफिनेटली अलाउ होगा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और वो उनके इनफ होता है कि उनके अखराजात को मीट कर सकें? हाँ जी, जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो तो मीट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बताया ना, एटलीस्ट $15 पर आवर तो पे है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जॉब करते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल अलाउ होगा क्योंकि तो हर जगह होता है, क्योंकि जर्मनी में भी लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, वो स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं और अपनी स्टूडेंट जॉब चाहे वो और जॉब करें या किसी कंपनी में करें तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एट दी एंड वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। बल्कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 साल का खर्चा अगर फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट का तकरीबन €10,000 है वहाँ रहने का, तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी हैं। बंदे को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा जब मेहनत करता है, लैंग्वेज पे ख़ास तौर पे ध्यान देता है, जर्मन लैंग्वेज सीखता है, उसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं ऐसे केसेस को जानता हूँ जो 1 साल में €15,000 या इवन के €18-20,000 तक भी जिन लोगों ने 1 साल में पैसे कमाए हैं बीइंग स्टूडेंट। इस पे वैसे मैंने स्टूडेंट के केस में एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक लेफ्ट या राइट पे आ जाएगा, वो मैं क्लिप कर दूंगा साथ, जो देख सकेंगे कि लीगली बच्चे कैसे ज़्यादा पैसे स्टूडेंट कमा सकते हैं, जो कि €10,000 या उससे भी ज़्यादा। थोड़े टैक्सेस भी देने पड़ते हैं जो लीगल टैक्सेस बनते हैं, लेकिन एट दी एंड पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं। फिर उनकी रिहाइश के खर्चे वहाँ पे, या अगर बाद में फैमिली को भी सपोर्ट करना है तो वो बंदे आसानी से कर सकते हैं। वो वीडियो आप देखिएगा, अगर किसी को अच्छी लगे तो क्वाइट पॉसिबल है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो इन्फॉर्मेशन किसी के काम भी आ रही कि नहीं आ रही। मैं अभी तो नहीं वीडियो बनाता जा रहा, ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे ज़हन में ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का है। हर बंदी की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसे पे करनी पड़ती है। स्टूडेंट के केस में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ती है, €100 पर मंथ। और बंदा जॉब कर रहा है तो वो आपको पता है उसकी जॉब की सैलरी में से उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पे होती है। और वो अलग बात है जी कि जर्मनी हेल्थ इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा स्लो हो रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं मिल रही, डिफरेंट क्राइसिस हैं, वो दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन एट दी एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे करके बंदे को अपनी पॉकेट से कुछ पे नहीं करना पड़ता। मैंने सुना है कि अमेरिका में लोगों को बाज़ औक़ात अपना इलाज करवाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, घर बेचना पड़ जाता है, घर बेचना पड़ जाता है। आई नो ए केस कि वो फैमिली को घर बेचना पड़ा इलाज कराने के लिए। अमेरिका में आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो खुद परचेज करनी पड़ती है, खुद बाय करनी पड़ती है, आपकी जो टैक्स से डिडक्शन में नहीं आती। जैसे गवर्नमेंट आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रही, यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शनल है इन दैट केस कि आपने एम्प्लॉयर से लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयर से ले भी रहे हैं ना तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपकी 100% कवर नहीं करती। अब जैसे मेरे केस में एटलीस्ट अगर आपने प्राइमरी डॉक्टर को देखने जाना है तो आपको $20 को पे देनी पड़ेगी एवरी टाइम यू गो। अच्छा, अगर स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो $35 आपको देने पड़ते हैं। ठीक है। और ये सिर्फ विजिटिंग फीस है, अगर कोई खुदा ना खासा कोई मसला है और उसने इलाज करना है, उस चीज़ का ऑपरेट करना है तो वो उसके पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, उसके फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ता है रीजनेबल अमाउंट नॉर्मल सिचुएशंस में भी।
और कहाँ तक जा सकती हैं? इमेजिन करें, जिस तरह एक जनरल केस की बात कर लेते हैं, आपको पता है कोई इंडिविजुअल है और उसके बाद वो फैमिली अपनी बिल्ड करना चाह रहा है। फैमिली के केस में अब अल्लाह ताला करम करे तो फैमिली एक्सपैंड भी करती है, बेबीज़ आते हैं, तो ये जो डिलीवरी वाला केस होता है, ये अगर इंश्योरेंस किसी ने करवाई हुई है तो वो कवर करती है, ये वो उसके इसमें पैसे पे करना पड़ता है? हाँ, नहीं, वो इंश्योरेंस कवर करेगी, लेकिन आपको डिपेंडिंग अपॉन योर इंश्योरेंस आपको कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब वो ये free डिपेंड होता है? करता है कि आप, हाँ बिल्कुल टोटली फ्री। हाँ, मेडिकेड है तो टोटली फ्री है। अब मेडिकेड क्या है कि अगर आपकी इनकम सर्टेन अमाउंट से कम है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी, ये फ्री है। अच्छा, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको पे करने पड़ेगा? हाँ, फिर आपको इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी। फिर आपने जो इंश्योरेंस बाय की हुई है ना, वो एम्प्लॉयर के थ्रू की है या प्राइवेटली की है, अब इंश्योरेंस के पैकेज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी परसेंटेज जो है वो अफोर्ड कर, आपकी जो है ना बेसिकली कवर करेगा। अच्छा, प्राइवेटली आई थिंक 80% से ज़्यादा तो कोई भी अच्छी से अच्छी इंश्योरेंस भी नहीं करती कवर। 80% से ऊपर कोई नहीं करती? यार मैं फिर सानल अल्फाज में ये करता हूँ जी कि मेरा ख्याल है ये पॉइंट भी जर्मनी को जाएगा कि उस वहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, स्लो है, दैट्स अनदर डिबेट, क्वेश्चनेबल है, लेकिन कम से कम वहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, होंगी शायद मेरे में ना हो, लेकिन जितने मैंने अभी तक केसेस सुने हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट सीवियर केसेस भी मैंने देखे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो एक्सीडेंट किसी का हो गया था तो उससे बाद में हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ा, और बड़े सीरियस केस के मैंने सुने हैं, ऑपरेट होते भी देखे हैं, लेकिन एट द एंड वो इंश्योरेंस ने कवर कर लिए थे, कोई अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़े। उसमें एक और चीज़ होती है, जैसे अमेरिका में ये है कि आप सिटीजन है नहीं सिटीजन है, अच्छा, आप हॉस्पिटल चलेंगे ना, आपको डिनाई नहीं कर सकते सर्विस। ये जर्मनी में भी ऐसे है? अब बहुत सारी केसेस ऐसे होते हैं कि लोग बाहर से आते हैं, अच्छा, उनको एमरजेंसी हॉस्पिटल गए, दे कैन नॉट डिनाई यू, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वो सारा गवर्नमेंट के फिर चला जाता है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे मैं जानता हूँ पर्सनली, लोग बाहर से आते हैं जस्ट बिकॉज डिलीवरी बच्चे करने के लिए। बाहर से कहाँ से? आसमान से आ जाते हैं, कनाडा से आ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, मैक्सिको से आते होंगे, फिर दो ही तो कंट्री सकती हैं। हाँ, नहीं, मैक्सिको के अलावा भी लोग विजिट भी आते हैं डिफरेंट कंट्री से। अच्छा, कि हमारा बेबी अमेरिका में बॉर्न हो जाए, ताकि वो बॉर्न हो गया तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, तो जब आप एक दफ़ा आप यहाँ आ गए, आप हॉस्पिटल गए, आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, आपका एवरीथिंग फ्री। तो बहुत सारी जो मनी अमेरिका में है ना, वो टैक्स पेयर पे लगने के बजाय नॉन टैक्स पेयर पे और इलीगल्स पे वेस्ट हो जाती है। अच्छा, ये केस वैसे जर्मनी में नहीं है, वहाँ पे जर्मन सिटीजनशिप लेने के लिए एटलीस्ट किसी एक पेरेंट का जर्मन सिटीजन होना लाजमी है। अमेरिका में अगर आप अमेरिका में बॉर्न हो गए ना, तो आपकी सिटीजनशिप हो गई। पाकिस्तानियों समझ गए? तो मजाक कर रहा हूँ। असल में अमेरिका में लूप होल्स काफ़ी हैं। सही है, नहीं होने भी चाहिए, और हमें ये इस्तेमाल भी करने लूप होल्स, क्योंकि उन्होंने बाकी दुनिया में इतने होल्स किए हैं कि उन्होंने लूप लगाए हुए हैं, तो दुनिया को भी चाहिए कि वो लूप होल्स को ना जरा अमेरिकन जाके इस्तेमाल करें। और डिस्कशन को थोड़ा वाइंड अप करता हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है मेरा, सेटल डाउन होने के लिए अमेरिका में, उसको सेटल डाउन होने लायक सिटीजनशिप कितने से में, अगर एक इंडिविजुअल है, स्टूडेंट गया है, तो उसको अंदाजन कितना टाइम लगता है, कितने साल बाद वो एलिजिबल होता है सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, और अगर कोई फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे गया है तो उसके इसमें क्या होता है? अगर तो फैमिली है तो वो रिलेटिवली ईजी है। अच्छा, तो उसमें अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं। अच्छा, क्योंकि कोटा सिस्टम होता है, तो जैसे पाकिस्तान का ग्रीन कार्ड जो 1 ईयर में हो जाता है प्रोसेस। अच्छा, तो वही अगर इंडियंस हैं तो उनकी कोई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका बैकलॉग है, आई थिंक 7-8 ईयर्स का बैकलॉग है। अच्छा, तो उस वजह से उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब उसमें अगर आप तो जैसे स्टूडेंट का केस ले लेते हैं, अब स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो आप वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सही है, आपने जॉब ली, अब जॉब लेने के हम आइडल केस सिनेरियो ले लेते हैं कि जैसे जॉब आपको मिली, कंपनी ने आपका जो ग्रीन कार्ड है वो प्रोसेस कर दिया, फाइल कर दिया। सही, तो उसके बाद अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो मिनिमम, या ऐसे करें मिनिमम तो आपको 1 ईयर लगेगा। ठीक है, ग्रीन कार्ड लेने के लिए। ठीक है, अगर आप जैसे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए तो उसके बाद आप 5 ईयर्स आपको स्टे करना है वहाँ पर, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। यानी कि मैं अगर इसे समराइज़ करूँ तो एक इंडिविजुअल के केस में जो स्टूडेंट के तौर पे अमेरिका गया था, उसको अपने स्टडी पीरियड से लेके स्टडी मुकम्मल हुई, फ़ौरन जॉब होगी, ग्रीन कार्ड मिल गया, 5 साल वो स्टे, तो तकरीबन 8 साल बाद वो एलिजिबल होगा
नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, और ये आइडियल केस है। अगर इसमें डिले आते हैं कोई और डिफरेंट रीजन तो वो लंबा हो सकता है। और फैमिली रीयूनियन का आप बता रहे थे कि भी अगर किसी के अमेरिकन ऑलरेडी पार्टनर है तो वो तकरीबन 3 साल का प्रोसेस आप बता रहे थे, 4 साल का, कि वो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद वो एलिजिबल होता है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। स्पाउस वीजा पे जब आप आएंगे ना तो आप आएंगे ही ग्रीन कार्ड पे, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आपको 3 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्पाउस वीज़ा पे फिर ये रिलेटिवली आसान है, तेज है। इस केस में अगेन पॉइंट जाता है जर्मनी को। मैं बताता हूँ क्यों। जर्मनी ने नया लॉ पास किया है नेशनलिटी। वो पहले तो वहाँ पे भी जर्मनी में भी किसी भी इंडिविजुअल को नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए 8 साल का टाइम लगता था, लेकिन अब 5 साल नॉर्मल हो गया है कि आपने लैंग्वेज कोर्स B1 पास किया हुआ है और 5 साल आपका स्टे है जर्मनी में नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। बल्कि एक और उसकी क्लॉज है कि आप 3 साल बाद भी एलिजिबल हो, यानी कि आपसे 3 साल जर्मनी में स्टे है और आप एलिजिबल हो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, जर्मन नेशनलिटी। और अब तो जो नया लॉ पास हुआ है उसमें तो ड्यूल सिटीजनशिप भी होगी, यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। खैर उसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक लेफ्ट या राइट पे कहीं आ रहा होगा तो आप वहाँ पे देखिएगा। इसके कैनेडा अमेरिका को जाता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ड्यूल नेशनलिटी का ऑप्शन अवेलेबल। चले इस बात पे तो दोनों इवन हो गए ना कि ड्यूल नेशनलिटी दोनों एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जर्मनी में प्रोसेसिंग एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और 3 साल बाद ही बंदा एलिजिबल है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। तो भाई पॉइंट तो हमारा है। नहीं सर, आपको दिया यार ये तो मजाक था। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आई होप कि वहाँ पे वैसी ही है, अच्छी है जैसे जर्मनी में है। सिक्योरिटी जर्मनी में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये वैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ज़हन में आया कि जर्मनी में वेपन्स रखना इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं मिल सकता। मिल जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे नॉर्मल लोगों को वो लाइसेंस नहीं देते वेपन्स रखने के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस होते हैं फायरिंग के स्कूल्स में। और दूसरा वो आई थिंक 3rd अमेंडमेंट है, कुछ स्टेट्स हैं ठीक है, वहाँ वो स्ट्रिक्ट नहीं करते, कहते कि हमारा राइट है ये वेपन रखने के लिए ना। तो उस केसेस में वहाँ पे थोड़ी अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अमेरिका में जर्मनी में मैंने अभी तक इस तरह नहीं देखा कि इतने हाई लेवल पे या इतने नंबर ऑफ केसेस रिपीट होते हों एक साल में। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेटली अब जैसे डेमोक्रेट्स है ना, डेमोक्रेट स्टेट्स में आपको वेपन लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो आपको नहीं मिलेगा, वो स्ट्रिक्ट हैं गन लॉज की तरफ ना। तो लेकिन जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं और रिपब्लिकन्स जो हैं वो 3rd अमेंडमेंट आई थिंक है, फ्रॉम करेक्ट, आई थिंक 3rd अमेंडमेंट ही है, तो वो उसकी बेस पे कहते हैं इट्स आवर राइट टू हैव ए वेपन। ठीक है। तो इस केस में भी जी अगेन पॉइंट हमारे जर्मनी के पास आया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स उस तरह नहीं है, डेंजरस नहीं है जिस तरह अमेरिका में है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जर्मनी बहुत ज़्यादा सिक्योर है और वो बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्सनट्रेट करते हैं जी कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो अमेरिका में भी होती है, लेकिन वहाँ पर वेपनाइजेशन इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। तो यार ये थी जनरल डिस्कशन। थैंक यू सो मच अली, वंस अगेन आपने टाइम निकाला और हमें अमेरिका के मतलब बताया। एट द एंड मैं तो अगेन प्रमोट करूँगा कि अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हो और तो जर्मनी एक अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम अमेरिका भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। खासतौर पे कंप्यूटर साइंसेज से जो लोग बिलोंग करते हैं या मेडिकल साइंसेज भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और काम करते हैं। एक्चुअली कंज्यूमर मार्केट, तो वहाँ बिजनेस की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही है। तो बिकॉज ऑफ दैट फिर जो बहुत ज़्यादा लोग ना दे टेंड टू लुक टुवर्ड्स यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सही है, सही है। दोनों कंट्रीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और जहाँ पे भी जाएं ज़रा अच्छे तरीके से आप सेटल हों। मेरी तरफ से आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना मकसद था दोनों कंट्रीज़ के हवाले से और एक ओवरव्यू देना। अली आपका शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी, प्लेजर इज़ माइन। ठीक है जी, आप रख लें। और आपसे दोबारा नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में किसी नए टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जहाँ पे अली का घर है अमेरिका में, वहाँ पे बारिश कुछ ज़्यादा हुई है तो इसके घर के अंदर पानी आ गया हुआ है, तो उस पर परेशान हो रहा है। पीछे से बीवी मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही है कि मैं बाल्टियों के साथ पानी निकाल रही हूँ बेसमेंट से, तो जल्दी आओ वापस आके पानी निकालो। क्यों अली ऐसी है? जी सर ऐसी, सर ऐसी पानी चोरी, छतें चोरी है, छतें चोरी अमेरिका की। अली ये भी सारी गल्लां ही हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तान